भारत के इतिहास के वीर योद्धाओं की सीरीज के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको भारत के कुछ और महान योद्धाओं के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, हम आपके लिए सबसे बड़े योद्धाओं की कहानियां लाते रहते हैं, इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। संभाजी महाराज। भारतीय इतिहास के वीर योद्धाओं में संभाजी महाराज का नाम भी आदर और सत्कार से लिया जाता है। संभाजी महाराज ने बहुत से कष्टों को सहा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। मुगल हुकूमत के सामने उन्होंने सर नहीं झुकाया और हंसते हंसते अपना बलिदान दे दिया। संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे। संभाजी का जन्म 14 मई 1647 को हुआ था। वो छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली पत्नी साईबाई के पुत्र थे। जब केवल 2 वर्ष की आयु में संभाजी की माता का देहांत हो गया तो उनकी पालन पोषण की जिम्मेदारी जीजाबाई ने संभाली। शिवाजी महाराज शेर थे तो संभाजी को छवा यानी शेर का बच्चा कहा जाता था। संभाजी बचपन से ही मुगलों के खिलाफ अपने पिता के संघर्ष को देखते हुए बड़े हो रहे थे, इसीलिए उनमें भी मुगलों की नीतियों के खिलाफ गुस्सा था। जब वो केवल 9 वर्ष के थे तब उन्हें पिता शिवाजी के साथ औरंगजेब के दरबार में हाजिर होना पड़ा। उस समय शिवाजी एक संधि के तहत औरंगजेब का साथ दे रहे थे, लेकिन औरंगजेब ने पिता और पुत्र दोनों को बंदी बना लिया। कुछ समय तक पिता पुत्र दोनों औरंगजेब की कैद में रहे, लेकिन फिर दोनों वहां से बच निकलने में कामयाब हो गए। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद सत्ता को लेकर संभाजी महाराज का अपने सौतेले भाई से संघर्ष हुआ, जिसमें संभाजी की जीत हुई और 1681 में उनका राज्याभिषेक हुआ। संभाजी और औरंगजेब में लगातार युद्ध चलता रहा। औरंगजेब को लगा था कि वो खुद मराठों पर हमला करके बड़ी आसानी से पूरे दक्कन को हथिया लेगा, लेकिन संभाजी ने उसे इतनी कड़ी टक्कर दी कि उसने छल कपट का सहारा लेना शुरू कर दिया। फरवरी 1689 में संभाजी एक बैठक में भाग लेने के लिए गए, जिसकी सूचना किसी ने मुगलों को दे दी। घात लगाकर किए गए इस हमले में संभाजी के साथी मारे गए। संभाजी और कवि कलश को बंदी बना लिया गया। संभाजी को पकड़ने के बाद उन पर बहुत से जुल्म किए गए। औरंगजेब ने संभाजी की आंखें निकलवा दी और उनके शरीर के अंगों को एक एक करके अलग किया गया। इस पर भी मराठा सम्राट टस से मस नहीं हुआ। संभाजी की हत्या करके उनके शरीर के टुकड़ों को नदी में बहा दिया गया। बाद में कुछ मराठाओं ने उनके शरीर के टुकड़ों को सीलकर उनका अंतिम संस्कार किया। यहाँ पर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि एक दलित ने उनका अंतिम संस्कार किया था। भारत माता के इस वीर सपूत को हमेशा याद रखा जाएगा, जिसने धर्म और अपनी शान को कम नहीं होने दिया। हरि सिंह नलवा। हरि सिंह नलवा सिख इतिहास के कुछ बड़े ही खास योद्धाओं में से थे, जिनकी चर्चा और किस्से कहानियां अक्सर पंजाब में सुनाई जाती हैं। हरि सिंह नलवा महाराजा रंजीत सिंह की सेना के कमांडर थे, जिन्होंने भारत पर विदेशी आक्रमण के मुख्य रास्ते, जिसे खैबर पास कहा जाता है, वहां सिख राज की पताका फहराई थी। हरि सिंह नलवा का जन्म गुजरांवाला पंजाब में हुआ था। उनका पूरा परिवार ही भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी लुटेरों के खिलाफ लड़ता रहा था। हरि सिंह नलवा के पिता की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उन्होंने बचपन से ही घुड़सवारी और तीरंदाजी की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। उनके पिता के योगदान और उनके कौशल को देखते हुए रंजीत सिंह ने उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया। एक बार हरि सिंह पर एक शेर ने हमला करके उनके घोड़े को मार डाला, जिसके बाद हरि सिंह नलवा ने अकेले ही उस शेर को मौत के घाट उतार दिया और अपने हाथों से उस शेर के जबड़े फाड़ दिए। उस दिन के बाद से हरि सिंह को नलवा की उपाधि मिल गई और उन्हें बाघमार भी कहा जाने लगा। नलवा का अर्थ ही है शेर की तरह पंजों वाला। सच में इस शेर की दहाड़ से पठानों के मन में डर पैदा हो गया था। हरि सिंह नलवा ने महाराजा रंजीत सिंह के साथ बहुत से युद्ध अभियानों में भाग लिया। ये वो समय था जब सिख राज अपने चरम पर था और सिखों की ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी, लेकिन विदेशी आक्रमणों का खतरा पंजाब पर सबसे ज्यादा होता था, क्योंकि सभी आक्रमण सबसे पहले पंजाब पर ही होते थे और आक्रमणकारी खैबर दर्रे से भारत में घुसते थे। हरि सिंह ने खैबर पास के नजदीक जमरूद किले का निर्माण किया,
जिसे हरि सिंह ने अपनी सेना का बेस कैंप बनाया। जब तक महाराजा रंजीत सिंह और हरि सिंह नलवा ने पंजाब में कमान संभाले रखी, बाहर से अफगानी और देश के अंदर बैठे अंग्रेज पंजाब को कब्जे में नहीं ले सके। जमरूद किले की रक्षा करते हुए हरि सिंह नलवा वीर गति को प्राप्त हुए थे। सम्राट अशोक। भारत के इतिहास के सबसे बड़े योद्धाओं में सम्राट अशोक का विशेष स्थान है। सम्राट अशोक के जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आए, फिर भी अशोक ने अंत में हिंसा का मार्ग छोड़कर बौद्ध धर्म को धारण कर लिया। सम्राट अशोक ने दुनिया भर में शांति का संदेश देने और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध भिक्षुओं को भेजा। अशोक मौर्यन साम्राज्य के ऐसे सम्राट थे जिनके समय में मौर्यन साम्राज्य बहुत विशाल हो गया था। अशोक बहुत महत्वाकांक्षी थे। उनके पिता बिंदुसार थे जो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हुए, लेकिन अशोक अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की तरह से ही ख्याति प्राप्त करना चाहते थे। अशोक का जन्म 304 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। कुछ जगह अशोक को क्रूर शासक भी कहा गया, क्योंकि सत्ता को हासिल करने के लिए अशोक ने अपने ही 99 भाइयों को मरवा दिया था। कहते हैं कि अशोक ने उसका विरोध कर सकने वाले 500 अधिकारियों को अपने हाथों से मारा था। इसके बाद अशोक को चंडाशोक कहा जाने लगा था। कलिंग के युद्ध में हुए भीषण नरसंहार के बाद अशोक को भी एहसास हुआ कि हिंसा के मार्ग से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। कलिंग के उस भीषण युद्ध में 1 लाख से अधिक लोगों की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इसीलिए अशोक ने बौद्ध धर्म को पूरी तरह से अपने जीवन में धारण करने का निर्णय लिया और हिंसा के मार्ग को पूरी तरह से त्याग दिया। हालांकि अशोक बहुत पहले से ही बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए हिंसा के मार्ग को नहीं छोड़ा था। कलिंग के युद्ध से पहले ही अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव बहुत ज्यादा था। एक बार एक जैन ने एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें उसने एक बौद्ध को जैन गुरु के सामने झुकते हुए दिखाया था, जिसके बाद अशोक ने उस पूरे परिवार को घर में जिंदा जला दिया था। जब कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ तो अशोक ने और भी तेजी से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू करवा दिया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने दुनिया के बहुत से हिस्सों में बौद्ध भिक्षुओं को भेजा। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जो कि भारत से लेकर मौर्यन साम्राज्य में आने वाले नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तक फैले थे। इन स्तूपों में महात्मा बुद्ध की राख को रखा गया था। सम्राट अशोक के द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ, जिसमें 4 शेर एक दूसरे के साथ सटकर बैठे हैं, उसे राष्ट्र चिन्ह के रूप में अपनाया गया है और उसके माध्यम से अशोक लोगों को हमेशा याद रहेंगे। शहीद भगत सिंह। भारत के इतिहास के सबसे बड़े योद्धाओं में अगर भगत सिंह जैसे योद्धा का नाम नहीं लिया जाए तो ये बड़ी ज्यादती होगी। भगत सिंह ऐसे वीर क्रांतिकारी थे जो हंसते हंसते अपने देश के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लियालपुर जिले के बावली गांव में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। ये वो दौर था जब अंग्रेज हुकूमत भारत के लोगों पर अत्याचार कर रही थी। उस समय बहुत कम लोग थे जो अंग्रेजों के खिलाफ सीधा लड़ने की हिम्मत रखते थे और भगत सिंह उनमें से एक थे। भगत सिंह का जन्म सिख परिवार में हुआ था और उनका पूरा परिवार आज़ादी के आंदोलन में भाग लेता था। इसीलिए भगत सिंह में बचपन से ही अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा था। भगत सिंह लेनिन के विचारों से प्रभावित थे। जब भगत सिंह को फांसी दी जाने वाली थी तो वो लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। भगत सिंह को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में सजा सुनाई गई थी। एक बार पंजाब कांग्रेस के एक नेता भीमसेन सच्चर ने भगत सिंह से पूछा था कि उन्होंने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया। उस वक्त भगत सिंह ने जो जवाब दिया था वो युवाओं को सुनना चाहिए। उनका जवाब था, इंकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा भगत सिंह के दिलो दिमाग में हमेशा से था, क्योंकि एक बार जब उनके माता पिता ने उनकी शादी के बारे में उनसे बात की तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर उनकी शादी गुलाम भारत में होगी तो उनकी दुल्हन सिर्फ मौत ही होगी। अंग्रेज सरकार के प्रति लोगों में गुस्सा तो पहले से ही था, लेकिन जब अंग्रेजी सरकार दिल्ली में
पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास करवाने जा रही थी तो ये गुस्सा और भी बढ़ गया, क्योंकि इन बिलों के पास होने के बाद क्रांति की आवाज को दबाना बहुत आसान हो जाता। ऐसा नहीं है कि ऐसे कानून सिर्फ अंग्रेजों के समय में ही थे। आज भी NSA, PSA और UAPA जैसे कानूनों से विरोध की आवाज को दबाया जा रहा है। अंग्रेजों के उन काले कानूनों के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंके, जिनसे किसी की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि भगत सिंह ने उन्हें खाली जगह पर फेंका था। बम फेंकने के बाद भगत सिंह ने खुद को गिरफ्तार भी करवा लिया, जिससे मीडिया और पूरे देश का ध्यान अंग्रेजों के खिलाफ उनकी लड़ाई पर गया। इसके बाद लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सैंडर्स की हत्या के लिए भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। उनकी फांसी के लिए 24 मार्च 1931 का दिन निर्धारित किया गया था। उनकी फांसी की निगरानी के लिए कोई भी मजिस्ट्रेट तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद जज को खुद ही इसकी निगरानी करनी पड़ी। लोगों में आक्रोश ना फैले और विरोध ना बढ़े, इससे बचने के लिए उन्हें 11 घंटे पहले ही 23 मार्च 1931 को उनके 2 साथियों के साथ फांसी दे दी गई। जेल अधिकारियों ने जेल के पीछे की दीवार को तोड़कर एक गांव में ले जाकर उनका अंतिम संस्कार करवाया और उनकी अस्थियां सतलुज नदी में बहा दी। फांसी के वक्त भी तीनों के चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान थी। वो जानते थे कि देश की आज़ादी के लिए उनका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा।